चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी में चलते हैं जिसने समाज की हर जंजीर को तोड़ा और एक पूरे देश का भविष्य लिख दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पता है, डॉक्टर अंबेडकर की तुलना अब्राहम लिंकन से की जाती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। लिंकन की ही तरह उन्होंने भी उन मुश्किलों के बीच अपने समाज को एक नई दिशा दी जो उस वक्त नामुमकिन लगती थीं। आज न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उन्हें अपना सबसे होनहार छात्र मानती हैं और गर्व से उनकी मूर्तियां लगाती हैं। तो सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? अच्छा, उनकी इस ऊंची उड़ान को समझने के लिए ना हमें पहले उस जमीन की हकीकत को देखना होगा जहां से उन्होंने ये सब शुरू किया था। जरा सोचकर देखिए, स्कूल का पहला दिन है। एक छोटा सा बच्चा भीमराव, जहां बाकी बच्चे बेंच पर बैठते थे, उसे अपनी बोरी लेकर दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। ठीक उसी जगह जहां दूसरे अपने जूते चप्पल उतारते थे। और बात सिर्फ बैठने की नहीं थी, उन्हें स्कूल का नल छूने तक की इजाजत नहीं थी। सोचिए, प्यास लगी है पर पानी तभी मिलेगा जब चपरासी आएगा और ऊपर से डालेगा। अगर वो नहीं आया तो उस दिन पानी भी नहीं। दुनिया की बेहतरीन डिग्रियां लेने के बाद भी इस अपमान ने पीछा नहीं छोड़ा। जब वो अफसर बने तो दफ्तर में साथ काम करने वाले लोग उन्हें छूने से बचने के लिए फाइलें उनकी मेज पर फेंक कर देते थे। उनकी अपनी आत्मकथा की ये लाइन, चपरासी नहीं तो पानी नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस रोजमर्रा की चुभन और उस अपमान का निचोड़ है जिसका उन्होंने हर दिन सामना किया। बड़ौदा की ये घटना तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए, एक इतने बड़े सिविल सेवक को किसी होटल में कमरा तक नहीं मिला, पहचान छिपाकर एक सराय में रहना पड़ा। लेकिन 11वें ही दिन हथियारों से लैस भीड़ ने उन्हें वहां से भी निकाल दिया। ये उनकी शिक्षा और पद का नहीं, बल्कि समाज की छोटी सोच का अपमान था। तो सवाल ये उठता है कि जहर जैसे अन्याय का जवाब उन्होंने आखिर दिया कैसे? उन्होंने अपना हथियार बनाया ज्ञान को। उनके घर में 35,000 किताबें थीं। जी हाँ, 35,000। उनका निजी पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े निजी पुस्तकालयों में से एक था। ये एक जुनून था, दिन में 21-21 घंटे पढ़ना, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से कई पीएचडी करना। वो जानते थे कि अगर गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा। इसीलिए वो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है। उनके लिए ये सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं था, ये एक दहाड़ थी जो पूरे समाज को अपनी आवाज और अपना हक दिला सकती थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोग उन्हें सिर्फ एक समुदाय का नेता समझते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन पूरे राष्ट्र के लिए था। जरा इस पर नजर डालिए। हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबरी का हक दिलाया, मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का नियम बनाया और सबसे बढ़कर भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जो आज हमारे देश की नींव है। ये सारे काम किसी एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए थे। तो कोई भी समाज ये कैसे तय करे कि वो सच में तरक्की कर रहा है या नहीं? इसका पैमाना क्या होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर का पैमाना बहुत साफ था। वो कहते थे कि किसी समाज की तरक्की देखनी है तो वहां की महिलाओं की तरक्की देखो। और वो ये सिर्फ कहते नहीं थे। जब महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने वाला हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने इसके विरोध में अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसूलों का मोल सत्ता से कहीं ज्यादा था। तो आखिर डॉक्टर अंबेडकर की इस असाधारण जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? उनकी विरासत हमें क्या सिखाती है? उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये बदलाव का एक सीधा साधा मंत्र है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ शांति से मगर लगातार संघर्ष करो। और उनका मानना था कि जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपनी जड़ों को न भूलें। वो वापस आकर अपने समाज को ऊपर उठाने में मदद करें। और अंत में उनका ये एक विचार हमें हमेशा याद रखना चाहिए, पैरों में जूते हों या ना हों, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान ही वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है और एक बेहतर भविष्य का रास्ता बना सकती है।